आज असलम साहब से बात हुई, उन्होंने अपना दुख मेरे साथ शेयर किया। नाज़रीन, बस जब भी कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है ना, और ख़ास तौर पे ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात होते हैं, तो दिल भी खून के आंसू रोता है, रोंगटे भी खड़े होते हैं। मैं रह नहीं पाता ऑडियंस के साथ शेयर किए बगैर, क्योंकि वो गलतियाँ जो लोगों ने की और उनका खुमियाजा 30-30 साल के बाद भुगत रहे हैं, वो मैं और आप अगर आज जवानी में जान जाएं तो शायद अपनी ज़िंदगियों में वो गलती ना करें। तो असलम साहब ने मिसेस सागा में घर लिया था 30 साल पहले मॉर्टगेज पर। असलम साहब की बीवी है सलीमा खातून और उनके 2 बेटे हैं, जैन और यासिर। जैन 18 साल का है और यासिर 22 साल का है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई चल रही है उनकी। नाजरीन, असलम साहब का दुख तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बैकड्रॉप में। वीडियो में आप आज देखेंगे कि लगेज सूट केसेस खरीद रहे हैं हम। इसकी एक अनाउंसमेंट है जो आपके साथ करनी है, वो भी आपको वीडियो के एंड में सुनने मिलेगी कि क्या अनाउंसमेंट है। वो हमसे रिलेटेड है और बहुत ही ख़ास अनाउंसमेंट है, तो वो सुनिएगा ज़रूर। बहुत ही एक दिलचस्प बाब खुलने जा रहा है ज़िंदगी का, वो आपको पता चलेगा कि है क्या। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे गैस करके लिखें कि वो क्या अनाउंसमेंट है। एंड में तो खैर आपको पता चल ही जाएगा वीडियो के। तो चलें अब आते हैं असलम साहब के मसले की तरफ। यासिर जो उनका बड़ा बेटा है, यासिर को गाड़ी लेकर दी हुई थी असलम साहब ने। सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, कैश पे ली थी, और पिछले 2 साल से यासिर वही चला रहा था। कनाडा में इनका अपना बिजनेस है और घर ऑलमोस्ट इनका पेड ऑफ होने वाला है। 30 इयर्स पहले इन्होंने लिया था और कहते हैं कि हम कनाडा उससे 3 साल कबल आए थे, तो मतलब टोटल 33 साल पहले ये कराची से कनाडा आए थे। तो 30 साल पहले मतलब आने के 3 साल बाद इन्होंने घर ले लिया मॉर्टगेज पर। कहते हैं हमारा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर है और उसका इतना बड़ा बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड भी इतना ज़बरदस्त है, और हमने अंदर लीमू के और सिट्रस के ट्रीज़ लगाए हुए हैं। सर्दियों में वो खूब फल भी देते हैं, सब मज़े से खाते हैं, मेहमान भी आते हैं, उनको भी हम घर का टूर देते हैं। इतना हमारा माशाल्लाह खूबसूरत घर है, मतलब पाकिस्तानी समझ लें कि तकरीबन 8 मरले के करीब होगा रकबे में, कवर्ड एरिया उसका। तो कहते हैं कि बहुत ही हमारा प्यारा घर है माशाल्लाह। तो सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। रिजवे ड्राइव से करीब ही कह रहे थे कि है, हमें तकरीबन 15 मिनट लगते हैं रिजवे ड्राइव जाने में। जो लोग मिसिसागा में रहते हैं उनको पता होगा रिजवे ड्राइव का। मैंने भी कुछ व्लॉग्स बनाए थे जिसमें रिजवे ड्राइव के रेस्टोरेंट्स का रिव्यू किया था। तो कहते हैं कि रिजवे ड्राइव के करीब ही समझ लो कि हम रहते हैं। जिंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है कनाडा में, लेकिन एक तरफ से मार खा गया हूँ। मैंने कहा है क्या हुआ, अल्लाह खैर करे। कैसे मार खा गए, हुआ क्या, खुल के बताएं। कहते हैं बिलाल बेटे, अब आपको मैं बता ही रहा हूँ तो आपके साथ बात करने का यही मकसद है कि अपना दुख आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताएं कि वो गलती जो मैंने की है वो ना दोहराएं। मैंने कहा माशाल्लाह इतने आप कामयाब, इतने आप जैसे बता रहे हैं, आपका घर भी पेड ऑफ होने वाला है। कनाडा में अपना घर पेड ऑफ होना कोई छोटी बात तो नहीं है। कोई ठीक ठाक ही सारी उम्र कमाता रहा होगा तभी इतने पैसे जुड़े होंगे कि 2 बच्चों की फैमिली अलग पाली और साथ में घर भी पेड ऑफ होने वाला है। मैंने कहा इससे पहले कि आप अपना दुख शेयर करें, आप बताएंगे कि सलीमा खातून आपकी मिसेस कोई काम करती रही है या नहीं। कहते हैं इनकी माँ कपड़ों का कारोबार करती है, वो पाकिस्तान से कपड़े मंगवाती है और इधर उसके नेटवर्क हैं, वो उनको मार्केट करती है तो थोड़े फ़ायदे पर बेच देती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कह लो कि अपना गुजर बसर चलाती रही है और बीच में हेल्प आउट भी होती रही है। लेकिन मेरा अपना बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहा है लेदर की जैकेट्स का, तो मैं वही करता रहा हूँ। शुरू से मैंने वही आकर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था।
तो 2 बच्चे हमने पब्लिक स्कूल में पढ़ाए और अब कॉलेज गोइंग हो गए हैं। तो मैंने कहा तो मसला क्या हुआ फिर, कहाँ आप हार गए, कहाँ से गलती हुई, खुल के बताइए। कहते हैं बेटा एक चीज़ होती है अल्लाह का हुक्म, और इंसान अक्सर अपनी करता है, जो उसके दिल में आता है, जो उसको ठीक लगता है वही कर रहा होता है। बाज़ औक़ात हम लोग अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश्त डाल देते हैं और सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं ना उसी में दरअसल फ़ायदा होना है। मैंने कहा ये बड़ी गहरी गहरी बातें आप कर रहे हैं, पेचीदा खुल के आसान अल्फाज में बताएं कि हुआ क्या, सीधा मसले की तरफ आ जाए। कहते हैं बेटा घर तो हमने ले लिया माशाल्लाह, लेकिन औलाद हमारी निकल गई हाथ से। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, औलाद के साथ क्या मसला हो गया? वो तो माशाल्लाह पढ़ लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं दोनों बेटे आपके ठीक ठाक और कॉलेज जा रहे हैं, तो मसला क्या हुआ? कहते हैं बेटा कॉलेज तो जा रहे हैं, लेकिन जो रब ने हमें जिम्मेदारी दी थी ना औलाद दे के, वो हम नहीं निभा पाए। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं, अभी तो आपके बेटे आप जैसे बताया कि 18 इयर्स का है जैन और 22 साल का है यासिर, तो अभी तो नो उम्री ही चल रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया? कहते हैं बेटा देखो मैंने घर लिया था मॉर्गेज के ऊपर, उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने मुखालफत की थी कि असलम ये तुम गलत कर रहे हो, ये सूदी काम है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि सभी ले रहे थे और वो दौर ऐसा था जब घर निस्बतन सस्ते मिल जाते थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था अपना किराया देने में और मॉर्गेज देने में, अप्रूवल भी हो जाती थी। तो मैंने कहा कि एक छत तो अपने पास होनी चाहिए ना। तो बेटा मैंने घर ले लिया, काम मैं करता रहा, उसकी मॉर्गेज देता रहा। अब बस थोड़े से 3-4 सालों की बात है कि ये पूरा पेड ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को एक बड़ा गलत सबक दे दिया। मैंने कहा वो कैसे आप कह सकते हैं? कहते हैं यासिर ने मुझे सरप्राइज़ दिया, यासिर यानी जो उनका बड़ा बेटा है ना, जो 22 साल का है। कहते हैं यासिर ने मुझे सरप्राइज़ दिया इस ईद पे। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ दिया? कहते हैं उसने ब्रांड न्यू गड्डी निकलवाई है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कैसी लगी आपको, सरप्राइज़ कैसा लगा, रंग कैसा उसका? कहते हैं जाहिर है खूबसूरत ही है, किसको नहीं अच्छी लगती ब्रांड न्यू कार। मैंने कहा किस कलर की है? कहते हैं कि डार्क ग्रे, प्यारी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, लेटेस्ट मॉडल है। तो मैंने कहा फिर मसला क्या हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। कहते हैं वो गाड़ी उसने ली है मॉर्गेज के ऊपर। तो मैंने कहा आपने घर लिया मॉर्गेज पे, आपने तो पहले भी ली हुई है मॉर्गेज। कहते हैं हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये काम मेरी आल औलाद भी करे। मैंने कहा कि क्या आपने फिर उससे पूछा कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ? कहते हैं उसका गुजारा चल रहा था फर्स्ट क्लास सेकंड हैंड कार के साथ, जो उसने पिछले 2 साल से रखी हुई थी, और वो गाड़ी जाहिर है हमने पूरी पेड ऑफ करके ली हुई थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए थी। तो उसकी कोई मजबूरी नहीं थी गाड़ी लेना, उसके पास थी गाड़ी, उसने फिर भी एक नई गाड़ी ली नए के शौक में। तो मैंने जब उसको बोला कि बेटा आपको पता है कि इसमें मॉर्गेज भी इन्वॉल्व है, तो कहता है यप दिस मॉर्गेज यप। तो मैंने कहा तो तुमने क्यों लिया है? तुम्हें पता है कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? कहते हैं उसके लंबे लंबे बाल हैं कंधों तक, घुंघरियाले और गोल्डन,
तो जब मैंने उससे सवाल किया तो ऐसे झटक के मुझे आंखों में आंखें डाल के बोलता है, डैड ये जो आपकी कार है ये आपने कैश उठाया था? जो आंसर गॉड को देनी है इसके वो ही मेरी कार के भी आंसर होगी। कहते हैं कि मतलब अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं उनको उर्दू में बता दूं, क्योंकि मैंने तो उसी लहजे में बात की है जिस लहजे में उनके बेटे यासिर ने उनसे की। तो यासिर कहता है कि आपके पास जो जवाब है ना अल्लाह को देने के लिए, आपने जो घर सूद पे लिया है उसका जिधर जवाब देंगे इसका भी उधर ही दे देना जवाब, क्योंकि जो उसका जवाब है वही इसका भी जवाब है। तो बिलाल बेटा ये उसका जवाब सुन के मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे पे ये हकीकत अयां हुई कि अपने बच्चों को हमने एक खुशहाल मुस्तकबिल तो कनाडा में दे दिया, लेकिन वो इस्लामी इक़दार जो उनमें जगाना हमारा फ़र्ज़ था, जो शऊर उनमें उजागर करना हमारी ज़िम्मेदारी रब ने बनाई थी, वो मुंतकिल करने में हम बुरी तरह फ़ेल हो गए हैं। क्योंकि अगर मैंने अपने बच्चे में वो सेंस डाली होती ना तो वो कभी भी गाड़ी ना लेता। मैंने तो चलो घर लिया कि एक घर तो बंदे की ज़रूरत होती है, हालांकि उसके बारे में भी मैं मुतमईन नहीं हूँ कि मैंने इसको अपनी ज़रूरत माना तो अल्लाह मुझे छोड़ देगा। तो वो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह से दुआ है कि मुझसे उस बारे में बाज़ पुरस ना करे। लेकिन इसकी तो कोई मजबूरी नहीं थी, इसकी गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही थी ना, उसने कभी कोई मसला किया, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी वो, कोई मेंटेनेंस की भी उसको ज़्यादा खर्चा नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। उसके बावजूद इसने अपना शौक़ पूरा करने के लिए नई गाड़ी ली है। तो बिलाल बेटा ऐसे होता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ना इस सिस्टम का ऐसा हिस्सा बनते जाते हैं कि मुश्किल सिर्फ पहली दफ़ा फ़ैसला करने में होती है। एक बार जब हम फैसला कर लेते हैं और अपने दिल की सुन के इस तरह का कुछ कर लेते हैं, जैसे मॉर्गेज ले ली या इंटरेस्ट बेस्ड काम कर लिया, फिर उसके आगे वाले तमाम तर फैसले ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पे जो आते जाते हैं, जहाँ जहाँ जो जो फ़ैसला करना होता है जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है या सूद इन्वॉल्व होता है, उन सब का आंसर यस हो जाता है। जिधर एक चीज़ का आंसर यस होता है ना, उधर उन सब चीज़ों का आंसर यस हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने तो अपना घर लेने से पहले 3 साल लगा दिए थे, ये फ़ैसला लेने से पहले कि मुझे अपना घर मॉर्गेज पे लेना चाहिए। लेकिन मेरे बेटे ने एक दिन भी नहीं लगाया फ़ैसला करने में। उसने देखा कि उसका बाप सारी उम्र सूद पे लिया हुआ घर का सूद उतारता आया है, तो उसने आसानी से फैसला ले लिया। मेरी जगह अगर कोई ऐसा बाप होता जिसने ऐसा ना किया होता तो शायद उसका बेटा भी ऐसे काम पढ़ने से पहले सोचता। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि जो लोग भी मॉर्गेज पर घर लेते हैं, मैं उनको बिल्कुल जज नहीं करता, कहना राय है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुल्क है, यहाँ का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप कैश पर तो कभी ले ही नहीं सकते। लेकिन हैविंग सेड दिस, किस बंदे के लिए कितना जायज़ है या कौन कितना मजबूर है, ये एक सब्जेक्टिव बात है। मतलब कि कोई आप ब्लैक एंड वाइट में इसको नहीं लिख सकते। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हालात होते हैं, बहुत से फैक्टर्स अपना रोल प्लेइंग करते हैं, जैसे किसी फैमिली का साइज़ कितना है, उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। इसलिए मैं कोई जजमेंट नहीं पास करता, लेकिन एक बात साफ है कि इवन मैंने भी जब रिसर्च किया था इस बारे में कि क्या लिया जा सकता है इस तरह से मॉर्गेज पर घर, तो मुझे एक भी कोई इस तरह का नहीं मिला मौक़िफ़ किसी आलिम दीन का। वो आलिम दीन जिनको मैं समझता हूँ कि वाकई ये नॉलेजेबल हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि ये अलाउड है। बहुत क्लियर वर्डिक है इसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी, बहुत लोगों का।
कम से कम जहाँ तक इंसान से मुमकिन हो कि अवॉइड कर सके उसको तो वाकई अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर असलम साहब का दुख भी यही था कि यासिर की ली हुई गाड़ी टोटली अवॉइडेबल थी, क्योंकि उसकी मजबूरी नहीं थी नई गाड़ी लेना या सूद पे गाड़ी लेना, क्योंकि उसका काम चल रहा था। लेकिन उसने एक तो सोचे समझे बगैर ये फैसला कर लिया, और दूसरा उसकी दीदा दुलेरी ये कि उसने मुंह पर ये बोला कि जो आपके पास जवाब है ना अल्लाह को देने के लिए, वही जवाब है मेरा गाड़ी के लिए भी। तो उनकी बात का मकसद ये था कि वो अपने बच्चों में दीन इस्लाम की इकदार जगाने में बिल्कुल फेल हो गए। मैंने कहा चलो ये तो एक बात हुई कि चलो हो सकता है उसने अपने शौक में ले ली हो गाड़ी, उसके अलावा क्या मतलब आप क्यों ऐसे आपने कंक्लूड ही क्यों कर लिया है कि बिल्कुल आप इस मामले में फेल हो गए हैं। तो असलम साहब कहते हैं कि बिलाल अब ये बताते हुए शर्म आती है, लेकिन मैंने वैसे ही सोचा कि मैं ज़रा इसका टेस्ट लूँ। तो मैंने यासिर को बिठाया और उसके सामने कायदा खोला और मैंने बोला कि बेटा ये ज़रा मुझे 3 आयात पढ़ के बताओ। तो बिलाल बेटा वो नहीं पढ़ पाया, वो 3 आयात नहीं पढ़ पाया। कोशिश उसने की लेकिन ना तो उसका तलफ़ुज़ सही था, और समझ लो कि बस यही कहूँगा कि नहीं पढ़ पाया। तो मैंने सोचा कि मेरा वो बच्चा जो कनाडा के इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है, इतना लायक फाइक है, उसको मैं इतना भी लायक नहीं बना सका कि वो अरबी पढ़ सकता। मुझ पर अचानक से ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि पिछले 3-4 दिन से मैं मुसलसल बेचैन और बेसुकून हूँ। मैं सोचता हूँ कि कनाडा आकर हम लोगों ने जो कुछ हासिल किया वो जो लोग देखते हैं इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहते। मेरा घर ऐसा है कि लोग आकर इसकी वीडियो बनाकर जाते हैं। लोग हमारे बाहर से हालात देखते हैं तो इम्प्रेस होते हैं कि 2 बच्चे कनाडा में इन्होंने पाल लिए और इतनी अच्छी उनकी पढ़ाई जा रही है, अपना घर भी इनका पेड ऑफ होने वाला है, अच्छी सेहत है, हंसता बसता घर लगता है। बहुत से लोगों के लिए एक ड्रीम सिचुएशन है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझ पर यह हुई है कि बेटा जो असल था ना मकसद इस दुनिया में आने का, वो तो हाथ से ही चला गया। जिसकी मुझे फिक्र होनी चाहिए थी कि मेरी आल औलाद और मेरी नस्लें अल्लाह के दीन पे कायम रहें और उनको फिक्र हो अपनी आखिरत की, और वो ज़िंदगी में हर फैसला लेने से पहले सोचें कि ये इस्लाम की कसौटी पे किस हद तक पूरा उतरता है। उसमें मैं बुरी तरह नाकाम हो गया। मैंने कहा अंकल ये तो आपने बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें की हैं, और सच में अगर आपके 22 साल के बेटे को 3 आयात पढ़ने में मसला हो रहा है तो ये तो अंकल आप क्या मतलब आपने उसको पढ़ाया नहीं क्या शुरू से? कोशिश तो की होगी। तो मेरी ये बात सुन के ना जैसे बिल्कुल उनका दिल भर आया, ऐसे लग रहा था जैसे बस या तो रो रहे हैं या रोने के बहाने पर हैं। कहते हैं बस मैं मौला को लूँ और माफ़ी मांगदा, मैं रह गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। हाय मेरे रब मैनू माफ़ करी, हाय मेरे रब्बा मैं अपने बच्चे ने नहीं वक़्त दे सकिया, नहीं मैं अपने बच्चे ਨੂੰ वक़्त दे सकिया, मैनू देना चाहिए सी। अरे बिलाल बेटा, मैंने कहा अंकल सब्र से काम लें, सब्र से काम लें। अब ये देखें आपको एहसास हो गया, ये कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है। ये भी तो होता है ना, कितने ही लोग लापरवाही में ही पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं और उनको 1 मिनट के लिए भी एहसास नहीं जागता। आपको ये एहसास हुआ सबसे पहले नंबर पर, तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए, क्योंकि इसके बाद से ही अगर आप कोशिश करेंगे कि जितनी भी ज़िंदगी बाकी है
और जिस हद तक भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने ऑलरेडी जवान बेटों को, हालांकि वो मुश्किल होता है क्योंकि अब उनकी आदत पुख्ता हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप लीड करेंगे बाय एग्ज़ाम्पल और अपने आप को बदलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह उनको भी हिदायत देगा। तो मैंने पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? ये है थोड़ा पर्सनल सवाल, लेकिन मुझे पूछना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है इसका भी ताल्लुक़। तो कहते हैं बिलाल बेटा, नहीं, मैं हफ्ते में कोई 2 दफ़ा पढ़ लूँ तो पढ़ लूँ, एक जुम्मे की पढ़ लेता हूँ और सोने रब्बा मैं कभी कभी मैं मगरिब की पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आप अपनी ये आदत दुरुस्त करें, क्योंकि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी फ़ैमिली में किसी को एहसास नहीं होगा खुद से। देखें, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस दायरे गैर में आते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऑब्ज़र्व करने के लिए सिर्फ हम ही लोग होते हैं। अगर हम पेरेंट्स भी इसको सीरियस नहीं लेंगे तो उसी तरह से बच्चे भी देखेंगे कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती, वो ये समझेंगे। और सबसे पहले अगर आपसे और कुछ बन पड़ता है या नहीं तो आप नमाज़ पढ़ें। आप तहज्जुद में रो रो के अल्लाह से दुआ करें कि जो वक्त गुज़र गया आपके बच्चों का दिल फेर दे राह हिदायत की तरफ, और अल्लाह उनके दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे और आपको भी हिदायत दे कि आप ख़ुद भी सीधे रास्ते पर आएँ। बस तो फिर बाकी वक्त की कमी थी तो ज़्यादा लंबी बात हो नहीं सकी, लेकिन नाजरीन लुब्बे लबाब ये था उनकी बात का कि उनको सबसे ज़्यादा दुख ये था कि ठीक है इन्होंने भी एक फ़ैसला लिया मॉर्गेज पर घर लेने का, लेकिन कहते हैं कि कम से कम दिल में एक कसक तो हो, एक पशेमानी, एक इंसान को फ़िक्र हो इस किस्म के डिसीजंस लेने से पहले कि ये हमारा डिसीजन सही है या नहीं, ये अल्लाह ताला के बारगाह में काबिल कबूल है या नहीं। कहते हैं कि इनको मेन दुख ये था, इससे भी ज़्यादा कि उनके बेटे ने गाड़ी ले ली, कि उसने सोचा नहीं। मतलब एक ये जो फ़िक्र ही होती है ना, ये सोचने की एक जो दिल में कशमकश होती है, दिस ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन दैट कल्चर, दैट सेंसिबिलिटी जो हमें इनकलकेट की गई है हमारे पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरे में कि भाई आपको सोचना है कोई भी कदम उठाने से पहले। लेकिन इनके बेटे ने आओ देखा ना ताओ, और सिर्फ क्योंकि बाप ने मॉर्गेज ली हुई तो उसने भी कहा अच्छा ठीक है बस, मतलब द वेरी केयर फ्री जो एटीट्यूड है, जो उसने परवाह भी नहीं की और उसने धड़ल्ले से जाकर ले ली, तो कहते हैं कि क्या ही वो सिखाएगा अपनी अगली नस्ल को, और स्पेशली जब उसको कुरान तक पढ़ना नहीं आता। तो नाज़रीन वैसे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने ये तो बोला कि आप खुद यू शुड लीड बाय एग्जांपल और नमाज़ पढ़ें सबसे पहले, लेकिन आप बताएं कि क्या इसमें होना चाहिए, किस तरह से वो बच्चे जो अब एक 18 का हो गया है, एक 22 का हो गया है, माँ बाप सही वक्त पर उन पर मेहनत नहीं कर सके और अब उनको अरबी पढ़नी नहीं आती और उनके वज़ाक़ता से ये वाज़े है कि कोसों दूर हैं वो दीन से प्रैक्टिकली। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में कोई ड्रास्टिक स्टेप्स तो लिए नहीं जा सकते। क्या हो ऐसा कि कम से कम वक्त में उनके बच्चों के बिहेवियर में पॉजिटिव तब्दीली आए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ये मुझे भी पता करना है। नाज़रीन, ये किस्सा आपके गोश गुजार करने से हरगिज़ ये मेरा मकसद नहीं है कि जो लोग मॉर्गेज पर घर लेते हैं उनकी औलाद बुरी निकलती है, या किसी भी किस्म की जजमेंट या कंक्लूजन ड्रॉ करने का मैं नहीं आपको बोल रहा, ना मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने की फ़िक्र के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी आल औलाद राह हक पे है या नहीं। कम से कम उतना दीन जितना हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया, जिसमें कुरान पढ़ना है, जिसमें दीन का बेसिक नॉलेज है। मैं नहीं कहता कोई आलिम दीन हम बना सकते हैं, वो तो अल्लाह के इज़्न से ही, अल्लाह की मेहरबानी से ही, किसी की अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन हो तो वो रिसर्च करता है, वो इल्म हासिल करता है और राह से राह खुलती है। लेकिन कम से कम जितना हम तक मुंतकिल होता आया है जनरेशन्स से, उतना तो कम से कम अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करने का हमारा फ़र्ज़ बनता ही है ना। अब अगर ये देखा जाए कि चलो उसने एक चीज़ तो अपने बाप की कॉपी कर ली कि उन्होंने मॉर्गेज पर घर लिया तो उसने मॉर्गेज पर गाड़ी ले ली,
लेकिन उसको कुरान तक पढ़ना नहीं आ रहा और वो 22 साल का हो गया है, इसमें तो कहीं ना कहीं वालिदैन का कसूर है ही ना। इसमें अगर हमारे बच्चे ऐसे निकलते हैं तो हमारा कसूर है ही ना। अब आप खुद सोचें कि अगर उनके अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ना आता, जबकि ही इज़ द सेकंड जनरेशन, वो खुद पाकिस्तान से आए, ही वाज द फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट, उनका बेटा सेकंड जनरेशन है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो इसका मतलब है उसने सारे साल भी नहीं पढ़ा होगा, उसने सालों से नहीं पढ़ा होगा। तो आपके ख्याल में थर्ड जनरेशन को वो पढ़ना सिखाएगा? अभी अभी मुझे बताएं, सबसे पहले, आगे तो बात बाद में होगी, पहले आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसा बच्चा सेकंड जनरेशन का जिसको 22 साल की उम्र में कुरान पढ़ना नहीं आता, वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाएगा? उसके जहन में इम्पोर्टेंस है अरबी को पढ़ने की सलाहियत के होने की? हाँ या नहीं, नीचे अभी कमेंट करके मुझे आप बताएं पहले। तो नाजरीन, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्या करना चाहिए असलम साहब को? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले जो आपको मैंने बतानी थी बात कि हमने लगेज सूटकेस क्यों मंगवाया था। नाजरीन, क्यों मंगवाते हैं लगेज सूटकेसेस? क्यों मंगवाते हैं? इसलिए मंगवाते हैं कि ट्रैवल करना होता है। तो यानी हम ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवल हम कहाँ करने वाले हैं? हम कनाडा से पाकिस्तान जाने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक की है मैंने, बट येस दैट्स ट्रू। और बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। क्या क्या तैयारियां होंगी इस सिलसिले में, क्या क्या कुछ पैक किया जाएगा, क्या मामलात होंगे, सारा एक जायज़ हद तक आप तक कन्वे किया जाएगा, एक जायज़ हद तक, बिकॉज वी हैव आवर सीक्रेसी एज वेल इन आवर पर्सनल स्पेस दैट वी डोंट वांट एनीबॉडी टू इन्वेड। तो बस आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कैसे हम वाइंड अप करते हैं और क्या क्या इंतज़ामात होते हैं। फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने की जर्नी भी आपको दिखाएंगे, और पाकिस्तान जाकर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि हमने कभी ऐसा पहले ना तो सोचा, ना ही डिस्क्लोज़ किया, ना ही कभी प्रैक्टिकली किया, लेकिन अब ये हो चुका है, टिकट्स लिए जा चुके हैं, और आपको देखना है सारे व्लॉग्स हमारे सिलसिला जानने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे मिस हो सकती हैं वीडियोस, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डाला करूं आपको साथ ही मिल जाया करे। तो अगले व्लॉग्स में आपको पैकिंग वगैरह भी दिखाएंगे और जाने का सिलसिला भी दिखाएंगे, और साथ में ये स्टोरीज़ भी चलती रहेंगी। मतलब बैकड्रॉप में आपको मैं वो सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, और साथ में आपको नए नए मसाइल और उनके हल और वो सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा एक नए मसले और हल के साथ। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।